नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और आज की वो खबरें जिन पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। पहली खबर ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में लाखों की भीड़ जुटी, लेकिन नजर नहीं आए उनके उत्तराधिकारी मुज्तबा खामनेई। सवाल है कि मुज्तबा क्या न दिखाई देना, इसका क्या मतलब है? हमारे साथ होंगी मध्य पूर्व मामलों की जानकार डॉक्टर मंजरी सिंह। दूसरी स्टोरी, बीबीसी आई ने अपनी पड़ताल में पाया कि कैसे इंस्टाग्राम भारत में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों को प्रसारित कर रहा है। कैसे हुई ये इन्वेस्टिगेशन और इस स्टोरी के बाद सरकार ने क्या किया, बताएंगी बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं राम मंदिर ट्रस्ट की, जिसकी बैठक अब से कुछ देर पहले ही खत्म हुई है। तो करते हैं आज के दिन भर की शुरुआत। तो इससे पहले कि हम किसी और स्टोरी की बात करें, पहले राम मंदिर की बात करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर चढ़ावे में चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में है। अब तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। और अब से कुछ देर पहले राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अयोध्या में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, जो कि खत्म हो गई है। और यहाँ पर पॉडकास्ट में हम सीधे शामिल कर रहे हैं बीबीसी संवाददाता प्रेरणा को, जो कि शुरू से ही इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। तो प्रेरणा, सबसे बड़ी चीज हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि बड़ी खबर क्या निकल कर आई? मोहन जी, 4 महत्वपूर्ण फैसले अगर आप देखें, चीजें तो कई सामने आई हैं लेकिन 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं। 3 बजे ये बैठक शुरू हुई, 6 बजे के तकरीबन चली और 6:30 के आसपास ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी, वो मीडिया के सामने पहुंचते हैं और उन्होंने ही ये चारों महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो मीडिया के सामने रखे हैं। पहला फैसला, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया था। 26 जून की तारीख से इस्तीफे की बात शुरू हो गई थी। 27 जून को ट्रस्ट की तरफ से ये कंफर्मेशन आया कि ये इस्तीफा उनकी तरफ से पेश कर दिया गया है। अब इसका फैसला ट्रस्ट करेगी कि इस इस्तीफे को स्वीकार किया जाता है या नहीं। तो आज जो अपने पहले गोविंद गिरी ने अपना जो महत्वपूर्ण फैसला बताया, उसमें सबसे पहली बात यही रखी कि ट्रस्ट की तरफ से अब ये जो इस्तीफा उन्होंने सौंपा था, चंपत राय और अनिल मिश्रा ने, दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ट्रस्ट का जो संविधान है उसके मुताबिक जैसे ही कोई सदस्य इस्तीफा सौंपता है, वैसे ही ये इस्तीफा मंजूर हो जाता है। तो ये कितनी बार स्वीकृति की चंपत कोई राय का जरूरत ही इस्तीफा नहीं थी। होगा? कितनी बार इस्तीफा होगा या आज आधिकारिक? इस्तीफा तो एक ही बार होता है मोहन जी। आपको याद होगा 26 जून से इस्तीफे की खबर शुरू हो गई थी, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आ रही थी क्योंकि चंपत राय के लोग कह रहे थे कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, ये झूठी खबरें हैं। फिर अगले दिन फाइनली जब ट्रस्ट की तरफ से पत्र जारी हुआ कि हाँ, ये इस्तीफा महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने सौंपा है, तब जाके सारी जगह विश्वस्त रूप से ये सामने आ गया कि हाँ, ये इस्तीफा आखिरकार सौंपा गया है। तो अब इस इस्तीफे को भी स्वीकार कर लिया गया है। तो ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि अब महासचिव का पद खाली हो गया है। तो अब जो अंतरिम ये जिम्मेदारी दी गई है वो कृष्ण गोपाल दास को दी गई है। कृष्ण गोपाल वही हैं जिन्होंने जो 8 अभियुक्त अभी हिरासत में, न्यायिक हिरासत में इनके खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज की थी, वो ट्रस्ट के सदस्य हैं। सितंबर 2025 से दलित समुदाय से आते हैं, एक्स आईएफएस ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में रहे हैं, संघ से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ये दूसरा फैसला हो गया कि अब इनके पास अंतरिम जमानत है। तीसरी चीज ये कि आपने देखा होगा मीडिया में तमाम तरीके की ये खबरें तैर रही थी कि कई कीमती वस्तुएं जो श्रद्धालुओं ने अपने इष्ट को सौंपा, भगवान राम को सौंपा, वो उन्हें उनकी रसीद नहीं मिली। आपको याद होगा एक काकभुशुंडी काफी ज्यादा वायरल थी, उसकी तस्वीर, एक हार की तस्वीर थी, उसके भी जो और चांदी की ईंटों की भी बात हो रही थी। चांदी की ईंटें ये गायब तमाम हुई। जो कीमती वस्तुएं थी, इनको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी और ये मीडिया के सामने रखा कि ये चीजें हैं जिनको लेकर काफी चर्चा थी। हमारे पास 2200 के आसपास, अगर मैं सटीक तौर पर बता पा रही हूँ, 2200 के आसपास उन्होंने बताया कि कीमती चीजों की रजिस्टर है। उस पे आपको लगता है, अगर कोई आशंका है, आप श्रद्धालु हैं और आपको आशंका है कि आपने कोई चीज वहां सौंपी और वो आपको रसीद नहीं मिली, तो आप हमारे पास आइए, हम अपने रजिस्टर में उसका मिलान तो करेंगे। मतलब आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तय हो गया कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है और ये भी तय हो गया कि एक रजिस्टर जो है जिसमें कई चीज़ें हैं वो आने वाले वक्त में हमें दिखाई देंगी। और ये भी देखना होगा कि अब ये स्टोरी यहाँ से आगे कहाँ जाती है और इसका क्या असर होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा। और अब हम बात करते हैं ईरान की,
जहां पिछले 3 दिनों से ईरान में यहां के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की रस्में निभाई जा रही हैं। न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों ने खामनेई को अंतिम विदाई दी है। तेहरान से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें खामनेई की अंतिम यात्रा में भारी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान और रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख अहमद वाहिदी समेत कई अधिकारी भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। खामनेई के 3 बेटे मसूद, मुस्तफ़ा और मैसम इस रस्म में शामिल हुए, लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी हैं मुज्तबा खामनेई इसमें शामिल नहीं हुए। हालांकि कुछ घंटों बाद ही उनके नाम से एक मैसेज जारी किया गया जिसमें गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई को एक बार फिर से ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख के तौर पर पेश किया गया। मुस्तफा की सेहत को लेकर लगातार अटकलें जारी हैं और ऐसी अफवाहें हैं कि उन्हें उसी अमेरिका इसराइल हवाई हमले में चोट लगी थी। इसी हमले में उनके पिता की मौत हुई थी और मार्च की शुरुआत में ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के बाद से ही वो सार्वजनिक तौर पर कभी नजर नहीं आए हैं। रस्मों की तैयारी तो पहले से थी, योजना के तहत थी। ऐसे माहौल में मुज्तबा खामनेई का कार्यक्रमों से गायब रहना कई सवाल खड़ा करता है। पॉडकास्ट में यहाँ पर मैं शामिल कर रहा हूँ डॉक्टर मंजरी सिंह को। डॉक्टर मंजरी, सबसे पहले तो यही समझना चाहते हैं कि ईरान का उत्तराधिकारी, आयतुल्ला अली खामनेई का उत्तराधिकारी अगर नजर नहीं आया तो इसके क्या मतलब है, क्या मायने हैं? जी, इसके कई सारे मायने हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो फ्यूनरल हो रहा है, ये जो 7 दिन का फ्यूनरल इन्होंने डिक्लेयर किया है, इसका क्या रोल है शिया इस्लाम में या फिर किसी भी देश के उनके जो प्रेस्टीज होता है, उनका जो अपने आप को एक तरह से ये दिखाने का तरीका होता है कि वो कितने सक्षम हैं, कितने वो पावरफुल हैं, उस तरफ आपका ध्यान मैं मोड़ना चाहूंगी। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो इतनी बड़ी तादाद में जो वहाँ पे भीड़ आई हुई है, लोग आए हुए हैं, ये तो बिल्कुल बताता है कि और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान इतने सारे एडवर्सेरियल कंडीशंस की वजह के बावजूद भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। लेकिन आपका ये कहना बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल सही है कि इसमें मुज्तबा खamenei जो कि अभी सुप्रीम लीडर हैं, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी जो 2 वजह है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आई थिंक वो हर जगह बात की जा रही है कि एक तो ये है कि सिक्योरिटी कंसिडरेशंस हैं कि क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि एक कंट्री ये दिखाती है, ये सारे फ्यूनरल प्रोसेशंस, ये सारी इतनी भीड़ को दिखाने के लिए कि हम स्ट्रांग हैं, और ऐसे में एक मतलब एक डिसफिगर्ड आयतुल्ला अगर सामने आते हैं तो वो एक तरह से एक मनोबल डाउन हो सकता है पब्लिक का, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे आ रहे हैं। तो एक तो चीज ये है। दूसरी बात ये है कि सिक्योरिटी कंसिडरेशंस, अभी मैं पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले मैं इसराइल में थी और वहां पे मैंने कई सारे थिंक टैंक से जो ईरान को बहुत ही नजदीक से पढ़ाई कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां पे। एक्सपर्ट से मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुज्तबा जो हैं वो घायल जरूर हैं, बहुत बुरी तरह से घायल हैं, लेकिन अभी जो आईआरजीसी के जो डिसीजंस वहां पे लिए जा रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं या फिर नेगोशिएशन चल रहा है, उसमें वो अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी मंजरी जी, आप ये कह रही है कि सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो मुज्तबा ही ले रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे, सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर ये समझना चाहता हूँ और हम ये समझाना भी चाहते हैं कि जिस तरह की वहाँ पर नारे लगे, उसमें खून का बदला खून से लेंगे, इतनी भारी भीड़ में जिस तरह का आक्रोश दिखा, इसको किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, ये बहुत ही जायज़ चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें तो आयतुल्ला खamenei जो है, अली खamenei जो है, वो सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, वो शिया कौम के, जो शिया सेक्ट है, उसके भी सुप्रीम लीडर हैं। और यही वजह है कि आप देखें तो उनका जो ये फ्यूनरल का प्रोसेशन है वो 5 शहरों से चल रहा है, जिसमें कि 2 इराक में है, नजफ और करबला। तो इस तरह से आप देखें तो वो पूरे शिया सेक्ट के हैं। तो उस हिसाब से उनको देखा जाए तो वो एक बहुत बड़े तबके से आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उनका शिया इस्लाम में, ईरान में। तो उस तरह से अगर आप देखें तो ये कहना बहुत लाजमी है, बहुत जिस तरह की सिचुएशन है वहाँ पे लोगों की। क्योंकि आप देखते हैं कि वहाँ पे जो उनकी बॉडी रखी गई है, उनकी जो उनके अवशेष रखे गए हैं, उसको किस तरह से वो लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो वहां पे एक इमोशनल जो एस्पेक्ट है, आप इस टाइम में पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स अगर आप भूल भी जाएं तो इमोशनल एस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा
उभर के आ रहे हैं लोगों के सामने, क्योंकि अगर आप देखें तो जो प्रोसेशन जा रहा है वहां पे जी। लोग कपड़े भी डाल रहे हैं ताकि वो उनके उनके पार्थिव शरीर को वो छू पाए, तो मतलब जो कास्केट है उसको छू पाए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इमोशनल जो एस्पेक्ट है वो बहुत गहरा जी। है अ, अभी इस टाइम पे। बिल्कुल। आप जिस तरह का जो माहौल वहाँ पर नज़र आ रहा है, जो संदेश देने की ईरान कोशिश कर रहा है, क्या वो दुनिया या फिर ट्रंप तक पहुंचा? देखिए, इसमें दो तीन तरह की चीजें हैं। एक तो जो कहा जा संक्षेप रहा है में। कि मोस्तफा संक्षेप में। मोस्तफा अभी आए नहीं जी, मोस्तफा आए नहीं है, लेकिन आप देखें 7 दिन का ये फ्यूनरल है। तो 7वें दिन जब मशाद में उनकी बॉडी जाएगी, उनकी पार्थिव शरीर जब जाएगी, हो सकता है कि वहां पे जब बिल्कुल प्राइवेट सेरेमनी होगा, जब बिल्कुल सिर्फ फैमिली मेंबर्स या सिर्फ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं सिर्फ वो रहेंगे, हो सकता है वहां पे मोस्तफा की हम देखें प्रेजेंस वहां पे। हम्म। अब जहां तक आप बात कह रहे हैं कि किस तरह से ईरान अपने आप को प्रोजेक्ट कर पा रहा है, बिल्कुल अगर आप देखें तो उनका जो पहले जो ईरान की जो प्राइम टीवी है, बिल्कुल। जो की जो मेन माउथ पीस है, उसने जिस तरह से कहा था कि 100 से ज्यादा कंट्रीज से हमारे यहाँ पे लोग शामिल हो रहे रिप्रेजेंटेशन हैं। आने वाला है, लोग शामिल होने वाले, मिलियंस ऑफ 20 मिलियन से ज्यादा लोग तो आने वाले मतलब हैं। मंजरी जी, उस जो हिसाब से जो भीड़ उतनी मैसेज है। जो मैसेज ईरान देना चाहता था, दुनिया को दिखाना चाहता था कि कितने देशों के प्रतिनिधि जहां पर शामिल हो रहे हैं, वो शायद देने में कामयाब हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजरी जी, इस पॉडकास्ट में लाइव शामिल होने के लिए। और अब हम बात करते हैं बीबीसी की अपनी स्टोरी की। पिछले शुक्रवार को हमने एक स्पेशल स्टोरी पब्लिश की थी, और ये स्टोरी है बीबीसी आई की, जिसमें उन्होंने पाया कि इंस्टाग्राम भारत में पैसे लेकर ऐसे विज्ञापन चला रहा है जिसके जरिए बच्चे बच्चियों के यौन शोषण की सामग्री का प्रसार हो रहा है। इन विज्ञापनों में रेप वीडियो और चाइल्ड वीडियो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यूज़र को मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से इन्हें वो सिर्फ 99 रुपये में खरीद सकते हैं। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उससे स्पष्टीकरण मांगने और उसे तलब करने का निर्देश दिया है। और बीबीसी को ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम तक पहुंचाया बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने। अब से कुछ देर पहले मैंने उनसे पूछा कि जांच की शुरुआत कैसे हुई। भी हो सकता था जो शुरू में हुआ। मैं अपना इंस्टाग्राम देख रही थी और उस पर एक रील आई जिसमें एक महिला कुछ खाने के बारे में बता रही थी। वो एक फ़ूड रिव्यू करती हैं, फूड ब्लॉगर हैं, लेकिन उनकी जो भाषा थी उसमें जैसे दोहरे मतलब वाले शब्द थे। उनके कपड़े थोड़े अजीब लगे मुझे। मैंने 1-2 बार वो रील देखी और उसके बाद उस तरह की और बहुत सी कंटेंट क्रिएटर्स की रील्स इंस्टाग्राम मेरी फीड पर मुझे प्रॉम्प्ट करने लगा। खाना बनाने वाली, खाना, मौसम, लाइफस्टाइल, इस तरह की बातों पे। मैंने उनमें से किसी को खोजा नहीं, पर वो मुझे ऐसी और रील्स दिखाने लगा। और अभी भी मैं थोड़ा उलझन में थी कि ये क्यों हो रहा है कि उसने मुझे और, जिन्हें अंग्रेज़ी में एक्सप्लिसिट कहा जाता है, यानी कि और बेबाकी से अगर कोई महिलाएं ऐसी रील बनाएं, कपड़े भी कम हो, बातचीत में भी ज़्यादा एक खुलापन हो, उस तरह की रील्स वो मुझे दिखाने लगा, जो मुझे थोड़ी अनकंफर्टेबल कर रही थी। मुझे नहीं सहज लग रहा था। मैंने अपने एडिटर से बात की और हमें लगा कि ये जो एक सेक्सुअलाइज कंटेंट की कैटेगरी है, अगर इसे हम कह सकें, तो ये इंस्टाग्राम पे क्यों है, ये औरतें कौन हैं, ये किस बैकग्राउंड से आती हैं, ये क्यों इस तरह का कंटेंट बना रही हैं, इस पे थोड़ी हमारी उत्सुकता है। तो हम अपने अकाउंट से ये सब ना देखें, हम इसको समझने के लिए कंटेंट मेरे पास क्यों आ रहा है, हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं। तो इसके बाद आपने अपना एक अलग अकाउंट क्रिएट कर दिया? जी, मैंने बीबीसी का दिया, एक दूसरा फ़ोन लिया, उस पर दूसरे नाम से एक अकाउंट बनाया और इनमें से कुछ महिलाओं को मैं वहाँ फॉलो करने लगी। ये लोग कुछ भी गैरकानूनी नहीं कर रहे थे, पर इनका कंटेंट मेरे लिए अलग था, नया था और मैं जानना चाहती थी। लेकिन बात यहाँ तक सीमित रही ही नहीं, और इंस्टाग्राम ने मुझे एकदम गैर कानूनी कंटेंट, सिर्फ आम कंटेंट की तरह, यानी कि जो आप और मैं अपलोड करते हैं, जैसे यूज़र अपलोडेड कंटेंट कहा जाता है, उसकी तरह नहीं, बल्कि विज्ञापनों की तरह दिखाना शुरू किया। अच्छा, उन विज्ञापनों में क्या था? उन विज्ञापनों में जैसे कि महिलाएं हैं, वो फ़ोन कॉल ऑफ़र कर रही हैं, वीडियो कॉल ऑफ़र कर रही हैं, मेरे साथ वक्त बिताओ फ़ोन पर, मुझसे दोस्ती करोगे, मुझसे दोस्ती करोगे। एग्जैक्टली। यहीं तक नहीं रुका, उसके बाद पुरुष और महिला एक साथ पूरी तरह से नग्न तरीके से यौन संबंध बना रहे हैं। इसको विज्ञापन में दिखाया गया कि ऐसा आप चाहते हैं तो आगे क्लिक करें।
और यही अपने आप में बहुत ख़राब था और इंस्टाग्राम की अपनी गाइडलाइंस का उल्लंघन था, क्योंकि वो कहते हैं कि किसी भी तरह की अडल्ट न्यूडिटी जिसमें खास तौर पर गुप्तांग दिखाए जा रहे हैं वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, ना यूज़र्स के कंटेंट में ना विज्ञापन में। तो यही गलत था, यही नहीं होना चाहिए। पर इसके बाद जो आया वो सबसे बुरा था, क्योंकि इसके बाद जो विज्ञापन आए उनमें बच्चे और वयस्क एक साथ इस तरह की यौन संबंध बनाने वाले या ऐसा सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट जिसमें बच्चे और वयस्क एक साथ हैं, ये दिखाया जाने लगा क्लिक के बटन के साथ कि आपको पूरा वीडियो देखना है, आपको ज़्यादा देखना है तो आप यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ से तो शुरुआत हुई। जब इसके बाद आपने उस कंटेंट को और देख पड़ताल करने की कोशिश की तो बात कहाँ तक पहुँची? देखिए, सबसे पहला सवाल तो हमारा यही था कि ये कंटेंट आ ही क्यों रहा है। तो हमने बहुत वक्त ये जानने में बिताया कि कोई हमें इंस्टाग्राम, जिसको मेटा कंपनी उसकी मालिक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप की, कि मेटा में काम कर रहे कोई व्यक्ति या काम कर चुके किसी व्यक्ति से हम ये समझ सकें कि विज्ञापन, और ये ध्यान रखें कि विज्ञापन के लिए इंस्टाग्राम पैसे लेता है, यूज़र कंटेंट के लिए कोई पैसे का लेन देन नहीं है और इंस्टाग्राम की उस पर कोई निगरानी नहीं है। मैं कुछ भी अपलोड कर सकती हूँ, अगर वो गलत है और आपको लगा कि वो गलत है, आपने रिपोर्ट किया तो इंस्टाग्राम उसे हटाएगा। क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन आता है कि इसको आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप ब्लॉक कर दें, आगे देखना चाहते हैं तो क्लिक करें। हाँ, और रिपोर्ट करना चाहते हैं तो रिपोर्ट करें। पर विज्ञापन सबमिट होता है और ये बहुत सार्वजनिक तौर पर इंस्टाग्राम ने, मेटा ने लिखा हुआ है कि ये हमारी विज्ञापन पॉलिसी है, आप अपना विज्ञापन सबमिट करें, हम उसे देखेंगे, पड़ताल करेंगे, सही लगा तो अप्रूव करके उसको पब्लिश करेंगे। और विज्ञापन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो उसके लिए पैसे लिए जाते हैं, तो उसके लिए उन्हें, तो वो पैसे लेकर ये गैर कानूनी विज्ञापन जो मेरी फीड पे आ रहे थे उसके लिए मेटा और इंस्टाग्राम के पास पैसे जा रहे थे। तो हमें कोई अंदर खाने का व्यक्ति चाहिए था जो हमें समझाए ये कैसे हो रहा है। तो फिर आपने क्या मेटा के पास इसकी कंप्लेन की या क्या किया? देखिए, जिनसे हमने बात की वो मेटा में पहले काम कर चुके हैं, उन्होंने हमें समझाया कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है, जो लोगों की रुचि या रुचि को भांपने की कोशिश करता है और उससे भी आगे बढ़कर फिर कुछ ऐसा कंटेंट दिखाता है ताकि व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर बना रहे। तो आपने मेटा पर चिट्ठी लिखी, मतलब मेल किया, उनसे जवाब मांगा? बिल्कुल, हमने मेटा के जो इंडिया के प्रमुख हैं उनसे बात करने की कोशिश की मुंबई के एक कार्यक्रम में। वहाँ तो उन्होंने हमसे बात करने से इनकार किया, वो चले गए। लेकिन हमने बाद में मेटा को ईमेल लिखा, अपनी सारी बातें उसमें साफ तौर पे लिखी। तो मेटा ने इस बात से इनकार तो नहीं किया कि ऐसे विज्ञापन उनके प्लेटफॉर्म पर हैं, पर ये कहा कि इसको वो बहुत संजीदगी से लेते हैं और बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा, यौन हिंसा समेत इसको हटाने, इससे जुड़े कंटेंट को हटाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। और उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसे हज़ारों ऐड हटाए भी हैं, हमारे उनके सामने ये बात लाने से पहले और हमारे उनके संज्ञान में लाने के बाद भी। दिव्या, ये हटाने की प्रोसेस क्या होती है? कैसे एक मशीन उन विज्ञापनों को हटा देता है या फिर कैसे जारी रखता है? इसको कौन तय करता है? तो ज़्यादातर ये प्रोसेस ऑटोमेटेड है, यानी कि मशीन ही करती है। एक बहुत छोटा प्रतिशत, 10% से भी कम, कुछ लोगों ने तो हमें कहा 5% ही है जो इंसान देखते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन कम है। बिल्कुल 5% के करीब ही है। तो ये विज्ञापन में जो ऑडियो है, जो वीडियो है, जो टेक्स्ट है, उस पर जो क्लिक मोर के बाद जहां आप पहुंचते हैं, यानी कि लैंडिंग पेज, जो हमारे केस में इंस्टाग्राम से हम टेलीग्राम पे हमने देखा, ये कंटेंट आपको, ये विज्ञापन आपको लेके जाता है, ये सारी जानकारी का समावेश वो तकनीक को देखना है, उस AI को देखना है। और अगर उसमें कुछ भी गलत पाएगा तो उसको वो वहीं पे रोक दे और डिसअप्रूव कर दे, तो वो ऐड पब्लिश ही नहीं होगा। जहां पर AI तय नहीं कर पाता है, कोई उसको शक व शुबा है, तब ये किसी ह्यूमन रिव्यूअर को एस्केलेट किया जाता है जो फिर इस पे एक फैसला लेते हैं। तो अब क्या स्टेटस है? मतलब आपकी इस पड़ताल के बाद ये चीज़ सामने आई, फिर क्या हुआ? तो पहली बात तो ये कि जो हमने मालूम किया कि टेलीग्राम तक भी ये लेके जाता है इंस्टाग्राम से विज्ञापन, और वहाँ पर ये सब वीडियोस बच्चों के बिक रहे हैं। हमने ये बात टेलीग्राम के सामने भी रखी। टेलीग्राम ने ये दावा किया कि इस तरह के कंटेंट को हटाने के वो भी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ जुड़कर इसको हटाने की तकनीक विकसित कर रहे हैं। लेकिन जब ये सारी बात हमारी डॉक्यूमेंट्री में, BBC की डॉक्यूमेंट्री में, जो कि हमारे यूट्यूब पे उपलब्ध है, BBC हिंदी के यूट्यूब पर, जब सामने आई तो उसके कुछ ही घंटे बाद सरकार ने मेटा कंपनी के अधिकारियों को बुलाया और फिर उनसे जवाब तलब किया कि ऐसे विज्ञापन कैसे आपके प्लेटफॉर्म पे हैं, आप 1 सप्ताह में हमें जवाब दें और जितने विज्ञापन
और कंटेंट जिनमें बच्चे इस तरह से दिखाए जा रहे हैं उसे फ़ौरन आप अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं। अगर आपके पास इस स्टोरी से जुड़ा कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, दिव्या से आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए विदा दें और कहें नमस्कार।